दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इकोनॉमिक टेररिज्म के पिछले दो पार्ट्स के दौरान हमने वो इतिहास पता किया जिसके तहत यहूदियों ने या ज़ायनिस्ट ने वो सिस्टम जिसके ऊपर ये पिछले कई सौ साल से काम कर रहे थे, आखिरकार फेडरल रिजर्व और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के रूप में अमेरिकन पब्लिक के ऊपर लाद दिया 1913 में। इसके अलावा हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पता लगाया। इसके अलावा हमने फ्रीमेसन के उन सभी ऐतिहासिक कामों के बारे में पता किया जो इन्होंने कई सौ साल में मनी सप्लाई कंट्रोल करने के दौरान किए हैं। कभी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देते थे, कभी कम कर देते थे, जिसके नतीजे में इन्होंने गोल्ड करेंसी गायब कर दी। किस तरह से इन्होंने पेपर करेंसी चलाई, किस तरह से इन्होंने अमेरिकन डॉलर को डिवैल्यू किया। $20 एक सोने के सिक्के से $35 एक सोने का सिक्का रातों रात कर दिया। ये सभी फसाद और फ्रॉड ऐतिहासिक हैं, आतंकित करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिकन पब्लिक को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है? अमेरिकन पब्लिक को पता था। अमेरिकन सोसाइटी के प्रबुद्धजनों में इस बात पर बहस होती थी कि यहूदी जो इतने ज़्यादा संख्या में आकर बस रहे हैं, इनको आने दिया जाए या नहीं। क्या इनको इतना ताकतवर होने दिया जाए कि ये सारे अमेरिका को मनी सप्लाई कंट्रोल करें, क्योंकि इन्होंने आते ही बैंकिंग हाउसेज बनाकर मनी सप्लाई कंट्रोल करनी शुरू कर दी थी। अमेरिकन नागरिक जो अमेरिका के मूल निवासी थे लगभग सभी यूरोप से आकर आबाद हुए थे तथा यहूदियों द्वारा यूरोप में की गई गतिविधियों से परिचित थे। उस समय अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण अमेरिका के ज़्यादातर नागरिक अंग्रेजों के साथ लड़ने में व्यस्त थे। लेकिन अमेरिकन इस बात को लेकर बेहद खफा थे कि ज़ायनिस्ट यहूदी उनके देश में आकर क्यों आबाद हो रहे हैं। एंड्रयू जैक्सन ने 1936 में इन्हें सांपों और चोरों का गिरोह करार दिया था। एंड्रयू जैक्सन और अब्राहम लिंकन दोनों ने इनका विरोध किया, जिसके कारण इन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या करवा दी। इसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द इंटरनेशनल ज्यू, यानी अंतर्राष्ट्रीय यहूदी, जिसमें उसने यह लिखा कि पूरी दुनिया में जितना फसाद बर्पा हो रहा है वो यहूदी कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर सोवियत रिवॉल्यूशन से लेकर पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और पूरी दुनिया तथा अमेरिका पर जैसे उनका कंट्रोल है, यानी जैसे मीडिया पर कंट्रोल है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह मेडिकल प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह लीगल प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पूरे अमेरिका के संस्थानों पर यहूदियों का कब्जा हो रहा था। हेनरी फोर्ड ने उसे देखा और एक किताब लिखी। हेनरी फोर्ड ने प्रथम विश्व युद्ध रुकवाने का काफ़ी प्रयास किया। वह जहाज में बैठकर सभी देशों में गया ताकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करके युद्ध को किसी तरह से टाला जा सके। हेनरी फोर्ड यह समझ चुका था कि 1913 में फेडरल रिजर्व और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बनवाने के बाद यहूदी युद्ध करवाकर सभी यूरोपियन देशों को तबाह करेंगे और उसके बाद सभी यूरोपियन देशों को फेडरल रिजर्व से अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कर्ज दिए जाएंगे। यूरोपियन देशों द्वारा कर्ज न लौटाने की सूरत में वह कर्ज अमेरिकन गवर्नमेंट को फेडरल रिजर्व को लौटाना पड़ेगा, जिसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक के ऊपर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के द्वारा नए नए कर लगाने पड़ेंगे तथा जिसका फायदा फेडरल रिजर्व के ज़ायनिस्ट यहूदी मालिकों को होगा। आज भी पूरी दुनिया के यहूदी हेनरी फोर्ड से नफरत करते हैं। उसको इन्होंने जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने इनके एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी कंपनी फोर्ड मोटर्स के मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए मिनिमम वेजेज का प्रावधान किया। आज भी अमेरिका के साधारण लोग फोर्ड को अपना हीरो मानते हैं। उसकी लिखी हुई किताब अब दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती। यहूदियों ने इस किताब को दुनिया भर से गायब कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका यह षड्यंत्र अमेरिका के राष्ट्रपतियों से लेकर उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक देखते और समझते आए हैं। आज के ज़माने में भी 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले में चुनाव लड़ चुके रॉन पॉल ने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को ख़त्म करने का वादा किया था। यानी कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो IRS को भंग करके इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसने यह कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है और अमेरिका की करेंसी डॉलर छापता है, इसको अबोलिश किया जाए, अमेरिकन करेंसी डॉलर की सोने से बैकिंग की जाए। उसने कहा कि इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए और न्यू कॉर्न ज़ायनिस्ट फॉरेन पॉलिसी बंद की जाए, जिसके बाद अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों के मीडिया से
जिसको यहूदी कंट्रोल करते हैं, उससे रॉन पॉल को ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी सभी टीवी हाउसेज और दूसरे मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि रॉन पॉल की खबरें प्रसारित करना बंद किए जाएं। अमेरिका के लोगों को सभी बातें मालूम होते हुए भी उनके मीडिया पर कंट्रोल करके 30-40 लाख यहूदी उन्हें इस तरह से चला रहे हैं या उनसे काम ले रहे हैं जैसे पालतू जानवरों से यथा घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि से लिया जाता है। सच्चाई यह है कि अमेरिकन लोगों से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा गुलाम नहीं है, उनसे बढ़कर कोई मजबूर नहीं है। यह बात सुनने में अजीबोगरीब लग सकती है कि पूरे विश्व के सुपर पावर अमेरिका के लोग गुलाम, बेबस, मजबूर कैसे हो सकते हैं, मगर कड़वी सच्चाई यही है। अमेरिकन गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो चुकी है, पूरे अमेरिका में बैंकरप्सी आ चुकी है, दिवालिया हो चुका है पूरा अमेरिका, पूरी गवर्नमेंट। अमेरिकन फेडरल रिजर्व और IRS को आधार बनाकर बनाया गया आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम मूल रूप से अनस्टेबल है तथा इसका उद्देश्य लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। इन्होंने 1933 में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जिसके तहत इन्होंने सभी अमेरिकन लोगों का सोना लेकर अपने पास रख लिया तथा बदले में उन्हें रद्दी पेपर करेंसी यानी डॉलर थमा दिया। अगले साल इन्होंने फिर मजाक किया, उसी पेपर करेंसी को 41% डिवैल्यू करके लोगों को वापिस सोना रखने का अधिकार अमेरिकन गवर्नमेंट से दिलवा दिया। पेपर करेंसी की वैल्यू इंट्रिंसिक अथवा आंतरिक नहीं होती, उसकी वैल्यू अपनी मनमर्जी से बैंकर कितने भी रख सकते हैं। एक बार वह बोल देगा कि $40 एक औंस है, अगले दिन बोलेगा कि $20 एक औंस है। किस नियम कानून कायदे के तहत किया जाता है कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ सरकार के नाम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके राष्ट्रभक्ति से जोड़कर तथा जायनिस्ट यहूदियों की प्लानिंग के तहत किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। 1933-34 के दौरान 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध इसलिए करवाया गया ताकि प्रथम विश्व युद्ध के जो उद्देश्य यह जायनिस्ट हासिल नहीं कर सके वो हासिल किए जा सके। प्रथम विश्व युद्ध करवाने के प्रमुख उद्देश्य थे पूरी दुनिया के देशों को बर्बाद करके उनके नए नक्शे नए सिरे से निर्धारित किए जाएं, जिसके तहत बालफोर डिक्लेरेशन के द्वारा क्रिएशन ऑफ इजराइल था, जिसकी सूचना ब्रिटिश एम्पायर ने रोथस्चाइल्ड को खत लिख कर दी थी कि आप पूरी दुनिया के यहूदियों को बता दीजिए कि हम आपको एक प्रॉपर जेविश स्टेट इजराइल आपको देने जा रहे हैं। अमेरिकन फेडरल रिजर्व और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के द्वारा अमेरिकन पब्लिक को आर्थिक तौर से अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिए गए कर्जे की अदायगी के लिए अमेरिकन पब्लिक पर नए नए कर लगाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने फलस्तीनियों को खदेड़कर यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से ज़ायनिस्ट अपने मकसद हासिल नहीं कर पाए थे। 1901 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक इन्होंने पूरी दुनिया में तोड़फोड़ तबाही मचाई ताकि ये पूरी दुनिया को अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकें। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्ण सफलता नहीं मिलने के कारण दूसरा विश्व युद्ध करवाकर अपना उद्देश्य हासिल किया गया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और यूएनओ के द्वारा वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया भर के इंसानों को अपना गुलाम बनाने के लिए थोप दिया गया, जिसकी तैयारी इन्होंने बहुत पहले से की हुई थी। अंग्रेजों ने इन्हें स्टेट ऑफ इजराइल अफ्रीका में बनाने का ऑफर दिया था, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि यहूदियों का अल्टीमेट टारगेट यह है कि जेरूसलम की मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर दज्जाल का सिंहासन स्थापित किया जाए, जिसे ये थ्रोन ऑफ डेविड बोलते हैं या उसको हैकले सुलेमानी भी बोला जाता है। उसके बाद इनका मसीहा आकर उस सिंहासन पर बैठकर वहाँ से पूरी दुनिया के ऊपर शासन करेगा। इनके ये सभी आइडियोलॉजिकल गेम प्लान्स जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हासिल नहीं कर पाए, इसके लिए इन्हें एक और विश्व युद्ध की जरूरत थी। इन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों को मरवाया, पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद किया, पूरी दुनिया का सोना नोच कर अपने फेडरल रिजर्व में जमा कर दिया, इजराइल बना लिया और पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया। 1934 में इन्होंने फिर से डॉलर को सोने से जोड़ दिया, लेकिन 1944 यानी पूरे दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक धीरे धीरे सारे यूरोप का 80% सोना फेडरल रिजर्व में पहुंच चुका था। सभी यूरोपियन देशों की करेंसीज रद्दी के भाव बिकने शुरू हो चुकी थी। सभी करेंसीज की कीमत पूरी तरह से नीचे आ गई थी। पूरे महीने की तनख्वाह एक डबल रोटी खरीदने में चली जाती थी। लोग करेंसी नोट ईंधन के तौर पर जलाकर उस पर खाना बनाते थे, क्योंकि वह लकड़ी से सस्ता था। लकड़ी महंगी थी, करेंसी नोट सस्ते थे। जिस पेपर नोट के पीछे सोने की बैकिंग न हो उसका हाल आखिरकार यही होता है। इसलिए किसी भी करेंसी के पीछे सोना होना बहुत ज़रूरी है।
जब सरकार के पास यह अधिकार हो कि अपनी मनमर्जी से कितनी भी करेंसी छाप सकती है, तो फिर वह अपने आप को सस्टेन करने के लिए नए नोट छापती चली जाती है और अंत में उसका हाल यह होता है कि 2 लाख रुपए की एक डबल नोट आनी शुरू हो जाती है। यही यूरोप में हो रहा था। यूरोप के सभी देश अमेरिकन गवर्नमेंट या फेडरल रिजर्व के आगे समर्पण कर चुके थे, जिसका स्वामित्व चंद ज़ायनिस्ट यहूदियों के पास था। यानी अप्रत्यक्ष तौर से सारे यूरोप की मनी सप्लाई यहूदियों के हाथ में आ गई। इसके बाद इन्होंने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट किया, जिसमें सभी करेंसीज की एक फ्लोटिंग वैल्यू बना दी गई डॉलर के साथ। यानी डॉलर जो कहने में तो अमेरिका की करेंसी है, लेकिन हकीकत में यह फेडरल रिजर्व के मालिक फ्रीमेसन्स न्यूकॉर्न ज़ायनिस्ट की करेंसी है। उसे इन्होंने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के जरिए पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाकर अपना आर्थिक शासन पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर थोप कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी से ही अपनी इस फर्जी करेंसी डॉलर से विभिन्न देशों को कर्जा देना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे देश बर्बाद हो चुके थे। इसलिए मतलब अपने हिसाब से मनमाने ब्याज दर पर उनको कर्जा देना शुरू कर दिया और सभी देशों को अपना कर्जदार बनाकर वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। डॉलर किसी भी तरह से अमेरिका की करेंसी नहीं है, क्योंकि डॉलर छापने का अधिकार फेडरल रिजर्व के पास है, जो एक प्राइवेट बैंक है और इसके मालिक ज़ायनिस्ट यहूदी हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट को जब कोई काम करना होता है तो वह स्वयं फेडरल रिजर्व से कर्ज लेती है तथा अमेरिका को कर्ज दूसरे देशों को, जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो कर्ज देती है दूसरे देशों को, वह भी पहले फेडरल रिजर्व से लेकर ही दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्वयं अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसकी करेंसी डॉलर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मानी जाती है, फेडरल रिजर्व का बहुत बड़ा कर्जदार है। यूएस फेडरल रिजर्व अमेरिकन गवर्नमेंट को कर्ज देता है और इसके अधीनस्थ अन्य छोटे छोटे बैंक अमेरिका के लोगों को इंडिविजुअल कर्जा देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खास तौर से इन्होंने अमेरिका के अंदर लोगों को चीप क्रेडिट ऑफर करना शुरू कर दिया। यानी पूरे अमेरिका में एक कल्चर डेवलप किया गया कि कोई आदमी जब कोई काम करे तो कर्ज लेकर करे। इस फैशन के चक्कर में तमाम अमेरिकी नागरिक कर्जदार हो गए। आज के दिन हाल यह है कि अमेरिका के एक गरीब आदमी से लेकर एक अरबपति खरबपति आदमी तक सभी कर्जदार हो चुके हैं किसी न किसी रूप में। लोगों को अपना कर्जदार बनाने का सबसे कारगर और लुभावना माध्यम आजकल क्रेडिट कार्ड बन गया है। जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को सोने के सिक्के खोने के डर दिखाकर उनके हाथ से जाली रद्दी पेपर करेंसी थमा दी थी, ठीक उसी प्रकार से करेंसी नोट खोने या नष्ट होने का डर दिखाकर लोगों के हाथ में क्रेडिट डेबिट कार्ड थमा दिए हैं और डिजिटल करेंसी के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना गुलाम प्रत्यक्ष तौर से बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट लगातार कर्ज लेने के कारण बुरी तरह से कर्जदार होकर बैंकरप्ट अथवा दिवालिया स्थिति में पहुंच चुकी है। 1963 ईस्वी में अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। अमेरिकन गवर्नमेंट फेडरल रिजर्व से कर्ज ले रही थी और अमेरिका के आम नागरिक उसके अधीनस्थ दूसरे छोटे छोटे बैंकों से कर्ज लेकर दिवालिया हो चुके थे। अमेरिकन गवर्नमेंट अपना कर्ज उतारने के लिए अमेरिकन पब्लिक के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाकर कर्ज लौटाने का प्रयास कर रही थी। दूसरे पूरे अमेरिका को ज़ायनिस्ट यहूदी चारों तरफ से नोच नोच कर खा रहे थे तथा खाते जा रहे थे। एक तरफ फेडरल रिजर्व से अमेरिकन गवर्नमेंट को कर्जा देकर तथा दूसरी तरफ अन्य बैंकों से अमेरिकी नागरिकों को कर्जदार बनाकर। 1963 में अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी था। उसने फेडरल रिजर्व के खिलाफ काम किया, उनके सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण इन्होंने उसकी हत्या करवा दी। 1960 ईस्वी के आसपास दुनिया भर के देशों ने अपने रिजर्व गोल्ड में रखने शुरू कर दिए, जिससे जो सोना फ्रीमेसन्स न्यूकॉर्न ज़ायनिस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर से लूट कर फेडरल रिजर्व में जमा किया था वह कम होने लग गया, जिससे यहूदियों को परेशानी होनी शुरू हो गई। जिसके कारण इन्होंने 1971 में एक नया कानून पास करवाया, जिसके तहत डॉलर की गोल्ड बैकिंग खत्म कर दी गई और अन्य करेंसीज की तरह से डॉलर भी एक फ्लोटिंग करेंसी बना दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहूदियों को डॉलर छापने के लिए सोने की कोई जरूरत नहीं होगी तथा अपनी मर्जी से डॉलर प्रिंट कर सकेंगे। इस तरीके से फेडरल रिजर्व नाउ हैज बिकम ए प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें ज़ायनिस्ट यहूदी जितने मर्जी डॉलर छाप सकते हैं। सोना गया भाड़ में। इसके बाद भी इन्होंने यह महसूस किया कि इस तरह से हम लगातार डॉलर नहीं छाप सकते, क्योंकि पेपर करेंसी की अधिकता होने से उसकी कीमत घट जाएगी और दुनिया के देशों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा
और लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्वीकार करना बंद कर देंगे, जिससे इनका सारा वेस्टर्न चाइनीस्ट फेक पेपर करेंसी बेस्ड मल्टीपल इंटरेस्ट बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसके कारण इन्होंने डिजिटल करेंसी शुरू की तथा लोगों को और दूसरे देशों को डिजिटल करेंसी से कर्ज देना शुरू कर दिया। इस समय दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिजिटल करेंसी चल रही है, जिसमें लेन देन का सारा मामला आंकड़ेबाजी से अधिक कुछ नहीं है। करेंसी का वजूद खत्म करने का षड्यंत्र वैश्विक स्तर पर चल रहा है तथा तथाकथित डिजिटल करेंसी केवल सूचना का आदान प्रदान मात्र है। डिजिटल करेंसी यूनिट्स आर नथिंग मोर देन ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इकोनॉमी सारे कंप्यूटरों और इंटरनेट के ऊपर आधारित है। अगर दुर्भाग्यवश कोई सैटेलाइट काम करना छोड़ दे या बिजली उपलब्ध न हो तो इंसान के हाथ में सिर्फ शून्य होगा, भले ही उसके डिजिटल खाते में करोड़ों अरबों खरबों रुपए मौजूद हों। जिस समय जार्निस्ट फ्रीमेसन्स रोथस्चाइल्ड पूरी दुनिया को डिजिटल करेंसी की तरफ धकेल रहे थे, ठीक उसी समय सारी दुनिया की असली संपत्ति यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह खुद के पास जमा कर रहे थे। यह लोगों की असली संपत्ति खुद के पास रखवा कर उनके डिजिटल करेंसी के अकाउंट में रुपए डाल देते हैं, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। लोगों से कोलेटरल रियल वेल्थ लेकर उसके बदले में फिक्टिशियस फेक डिजिटल करेंसी जारी की जाती है। आज के दिन अमेरिका के सभी नागरिकों का कर्जा लगभग $75 ट्रिलियन है। $75 ट्रिलियन। वहीं रोथस्चाइल्ड की संपत्ति लगभग $500 ट्रिलियन है। तय खाने के तय खाने सोने के पहाड़ अंबार इन्होंने जमा किए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समस्त संसार की असली दौलत की 50% इन जार्निस्ट फ्रीमेसन्स रोथस्चाइल्ड के पास है। अपनी बेशुमार दौलत के दम पर पूरी मीडिया को कंट्रोल करके पूरे अमेरिका को इन्होंने अपने मकड़ जाल में जकड़ लिया है तथा तमाम अमेरिकी नागरिकों को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। निसंदेह इनका उद्देश्य अमेरिका को शक्तिशाली बनाना नहीं है, इन्हें सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है पूरी दुनिया में तबाही फैलाने के लिए। अमेरिकन मिलिट्री पावर को दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों खासतौर से तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से मिडल ईस्ट के अंदर। बाकी बातें फिर करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।